जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान पे। आज हम BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के विषय में। इसके पश्चात लॉर्ड रिपन के विषय में पढ़ेंगे। हमारे यूनिट फर्स्ट में आपको सिलेबस डिस्कस करके हमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताया है कि आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट यूनिट में आपको लॉर्ड लिटन और उनके कार्यों के विषय में, लॉर्ड रिपन और उनके कार्यों के विषय में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हम आगे चलकर लॉर्ड कर्जन के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए लॉर्ड लिटन के विषय में हम जानते हैं लॉर्ड लिटन ने क्या क्या कार्य किए जिससे भारत के लोगों के मन में इनके खिलाफ एक प्रकार से भावना जगी हुई थी। लॉर्ड लिटन ने कैसे यहाँ पर असफल रहे, किन कार्यों के कारण यह असफल रहे। लॉर्ड लिटन ने एक तो पहली बात ये थी, यहाँ पे आने से पहले भारत की स्थिति को, भारत की परिस्थिति को वह जानते नहीं थे कि किस प्रकार की यहाँ की परिस्थिति है, कैसे हमें शासन करना चाहिए। बिना जाने हुए वह यहाँ पर आ गए थे। लॉर्ड लिटन प्रथम इन्हें कहा जाता है, जो कि 1876 से 1880 ईस्वी तक यहाँ पर रहते हैं। लिटन तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली की रूढ़िवादी सरकार का मनोनीत सदस्य था। मनोनीत मतलब उन्होंने मन से अपने आप से चुनाव इनका किया हुआ था डिज़रायली ने इन्हें भेजा यहाँ पर क्यों था? क्योंकि जो अफ़गानिस्तान था उस पर रूस का धीरे धीरे कब्जा बढ़ता जा रहा था और इंग्लैंड और रूस के बीच में प्रतिद्वंद चल रहा था। तो इंग्लैंड नहीं चाहता था कि अफ़गानिस्तान पर एक प्रकार से प्रतिनिधित्व हो किसका, रूस का। इसलिए लिटन को उन्होंने भेजा हुआ था यहाँ पर कि अफ़गानिस्तान में कब्जा न कर पाए, भारत के धन से अफ़गानिस्तान में रूस के खिलाफ वह लड़ी। लिटन जो है तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो कि बेंजामिन डिज़ायरी था, उसका एक प्रकार से मनोनीत सदस्य था। इसके पूरा नाम की बात करें तो लॉर्ड लिटन का पूरा नाम था रॉबर्ट बुलवेर लिटन एडवर्ड। इसके उपनाम था ओवन मेरेडिथ। कवि के रूप में भी यह प्रसिद्ध था। जो लॉर्ड लिटन है वह कवि के रूप में प्रसिद्ध था। इसकी दो प्रमुख जो रचनाएं हैं, द वांडरर एंड द ल्यूसाइल हैं। आगे हम देखेंगे इसके कौन कौन से कार्य रहे जो कि भारत विरोधी रहे, जिनके कारणों से यह एक प्रकार से असफल माना जाता है। पहले हम जो पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देंगे कौन कौन से इनके कार्य रहे, फिर उसको हम डिस्क्राइब करके अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला कार्य था कि जब अकाल चल रहा था, अकाल के दौरान 1876 से 78 तक अकाल रहता है, तो उसी के मध्य 1877 में लॉर्ड लिटन जो है वह दिल्ली दरबार का आयोजन कर देता है। यह एक भारत विरोधी कार्य था। दूसरा है आयात शुल्क में कमी कर देता है। तीसरा है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। चौथा है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। पांचवा है भारतीय शस्त्र अधिनियम। छठा है वैधानिक लोक सेवा। यह सभी जो उसके कार्य थे यह भारत विरोधी थे। सबसे पहले हम बात करें अकाल की, तो अकाल जो है, अकाल के दौरान इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। जब 1876 से 1878 में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था, अकाल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग और पंजाब। यह सभी जो हैं अकाल से प्रभावित थे। तो क्या करना था कि इसे एक प्रकार से मदद करना था भारत के लोगों को। अकाल से जो एक प्रकार से प्रभावित थे उनको अकाल से उभार कर उनके राहत संबंधी कार्यों को करना था। परंतु 1877 में यह दिल्ली दरबार का आयोजन कर देता है, बहुत ही भव्य, और जिसमें बहुत अधिक मात्रा में यह धन एक प्रकार से क्या करता है, यहाँ पर धन एक प्रकार से दिल्ली दरबार में लगाता है और वह अकाल में लोगों की, भारत के लोगों की मदद नहीं करता है। तो भारत के लोगों के मन में यह आता है कि एक प्रकार से सबसे ज़रूरी इस समय क्या था कि जहाँ पर कोई शासन कर रहा है वहाँ के लोगों की रक्षा करना, वहाँ के लोगों को एक प्रकार से राहत पहुँचाना। परंतु यह कार्य वह नहीं करता है। अकाल से निपटने में ब्रिटिश सरकार का सहयोग एक प्रकार से नगण्य रहता है। 1878 में उसके पश्चात रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया, जिसने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने का सुझाव एक प्रकार से दिया। ब्रिटिश संसद ने 1876 में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से विभूषित करने के लिए एक राजा उपाधि अधिनियम पारित किया था, और इसी उपाधि को देने के लिए जो एक महारानी विक्टोरिया हैं वह भारत में आती हैं और उनको यह उपाधि देने के लिए यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन
किया जाता है। पीड़ित भारतीयों का सहयोग करने के बजाय लिटन जो है शाही दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें पानी की तरह एक प्रकार से वह धन बहाया। सरकार के इस कृत्य ने भारतीयों में आक्रोश को जन्म दे दिया। एक प्रकार से यह केसर हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को देने के लिए यहाँ पर बहुत ही भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें अपार धन बहाया जाता है, परंतु भारत के लोगों का जो कि अकाल से पीड़ित थे उनका नहीं किया जाता है सहयोग। यह हो गया दूसरा कार्य। तीसरा है आयात शुल्क में कमी, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण करते हुए 29 वस्तुओं से आयात कर समाप्त कर दिया। एक प्रकार से जो भारत में आयात करते थे उन पे कर कम कर दिया गया, अर्थात इंग्लैंड से ही आयात करते थे, यहाँ से सूती वस्त्रों को ले जाते थे और वहाँ पर उसका निर्माण करके फिर यहाँ ले आते थे और आयात कर कम हो गया था। 50% आयात कर जो है हटा दिया गया था, जिससे भारतीय बुनकर नष्ट होने की कगार पर आ गए। एक प्रकार से जब आयात कर रहता था तो उनको भी महंगा पड़ता था, यहाँ पर कम आयात करते थे, परंतु सूती वस्त्रों पर जब हटा दिया गया बहुत ही अधिक मात्रा में आयात होने लगा। यहाँ के जो देसी बुनकर थे, जो हाथ से बुनाई करते थे, जो चरखे से बुनाई करते थे, वह सभी लोगों को कम पसंद आने लगा और एक प्रकार से ये भारतीय बुनकर जो है नष्ट होने की कगार पर आने लगे। अगला कार्य जो था लॉर्ड लिटन का, जो कि भारत विरोधी था, कि भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 मार्च 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला गला घोट अधिनियम भी कहा जाता है। एक प्रकार से यहाँ के जो लोग थे, जो जागरूक थे, वह लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए वह समाचार पत्र के माध्यम से देसी भाषाओं में एक प्रकार से जानकारी देते थे, जो कि पढ़कर लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त होती थी और वह अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रति जो है जागरूक होते थे। परंतु जब यह वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आ जाता है तो क्या होता है कि देसी भाषा में नहीं, केवल अंग्रेजी भाषा में ही समाचार पत्र जो थे वह चलते थे। तो इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि बात का जो है आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान उसी से होता था। एक प्रकार से जो घटनाएं घटती थी उसी के माध्यम से लोगों के बताई जाती थी, क्या एक उनके विरोध में किया जा रहा है, ये सभी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देसी भाषा में छापते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए लाभदायक होता था। अगर हम उसके समय में जाने तो सोम प्रकाश पत्र जो कि पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि जब यह वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया उसके दूसरे दिन बांग्ला भाषा में यह छाप देता है तो इसे तुरंत जो है बंद कर दिया जाता है। अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात भाषा परिवर्तित कर लेती है, अर्थात भाषा इसकी बांग्ला रहती है वो अंग्रेजी में कर देती है और इसका जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है बच जाती है प्रतिबंधित होने से। अगला क्या कार्य था, अगला क्या अधिनियम इसने लाया भारत विरोधी, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 इंडियन आर्म्स एक्ट 1878। भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना या इनका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। अपवाद जैसे कि यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और सरकारी अधिकारी, इन सभी लोगों को हथियार रखने का एक प्रकार से दिया गया था कि वह रख सकते थे, परंतु भारतीय नहीं रख सकते थे। उनको 7 साल की सज़ा और जुर्माना भी उनको भरना पड़ता था। तो यह जब विभिन्न तरीक़ों से भारतीयों के साथ जो है होने लगा मतभेद, तब वह उनके मन में जो है राष्ट्र का विचार जो है पनपने लगा। आगे हम देखेंगे अगला क्या कार्य था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 to 80। रूस और इंग्लैंड जो पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का कारण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, दोनों अफगानिस्तान को अपने प्रभाव के अंतर्गत रखना चाहते थे। इंग्लैंड में विशेष रूप से कंजर्वेटिव पार्टी को अफगानिस्तानी होकर भारत की ओर रूसी प्रसार का तीव्र भय था, इसलिए डिज़रायली ने अपने चमचे जो कि लिटन थे उनको अफगानिस्तान के प्रति अग्रसर नीति अपनाई और भारतीय धन से युद्ध लड़ा। जो लिटन था यहाँ इसीलिए आया ही था कि रूस जो है अफगानिस्तान में अपने प्रति एक प्रकार से वर्चस्व ना हासिल कर सके, तो यह भारत का जो धन था उसका प्रयोग करके अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जो है युद्ध लड़ता है और धन जो है एक प्रकार से पूरा नष्ट कर देता है। अगला है वैधानिक लोक सेवा, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज 1870।
9 जिन पदों पर सिविल सेवा के सदस्य काम करते थे उन पर भारत मंत्री व वायसराय द्वारा स्वीकृत व्यक्ति ही नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा यह ला देता है। इसके अलावा इसने सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी, जो कि एक प्रकार से बहुत ही गलत इसने किया था, क्योंकि यह एक सर्वोच्च पद उस समय हुआ करता था। भारत के लोग धीरे धीरे उस पद पर पहुंचने लगे थे, तो इसने क्या किया कि एक एक्ट ला दिया, अधिनियम की, जिसके तहत वही भारतीय या कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा के सदस्य में काम कर सकता है जिन पर भारतीय मंत्री या वायसराय द्वारा स्वीकृति हो। साथ ही साथ उसने 21 वर्ष से उम्र को घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। एक प्रकार से इसने जितने भी कार्य किए, लिटन के उपरोक्त कार्यों से भारत में राष्ट्रवाद की प्रगतिशील प्रक्रिया तेज हुई, इसलिए इसे भारत में राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि यह भारत के खिलाफ इतने अधिनियम लाया, भारत की जनता के खिलाफ इतने अधिनियम लगाया कि भारतीयों को पता चल गया कि कैसे यह हमारे साथ भेदभाव मतभेद कर रहे हैं। तो यह एक प्रकार से राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक भी भारत में कहा जाता है। इस प्रकार से लॉर्ड लिटन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया कि किन किन क्या क्या यह अधिनियम लाया, क्या क्या कार्य किया और किन किन कारणों से यह असफल रहा और भारतीयों के एक प्रकार से विरोधी कार्य इसने किए। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपन के विषय में। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लिंक लीजिए, पीडीएफ नोट्स लीजिए, वहाँ से रिवीजन कीजिए या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए। कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको चाहिए क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कुछ भी चाहिए कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया जाएगा। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।